हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली जो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट चल रहा है शाम 5 बजे, वह जो सेशन है आज का वह 5वां सेशन है। 4 सेशन कंप्लीट हो गए, उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज का जो सेशन है प्रैक्टिस सेट है यूपीपी स्पेशल 38 प्रश्नों का फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है। तो किस शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर के सहयोग से निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी जो है को लॉन्च किया है। ठीक, तो यह जो साथी है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो यह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है जो आपका आंसर आता है वह आता है ऑपरेशन अजय। क्या आता है, तो ऑपरेशन अजय आता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है। तो 2023 की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी वह क्या थी, तो जो है अनप्लीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका यह करेक्ट हो जाता है। तो 2023 की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी अनप्लीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किस पड़ोसी देश को, एक छोटा सा देश है, ठीक है, कैसा देश है, तो छोटा सा देश है जो कि सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम से बंधा हुआ, इधर अरुणाचल प्रदेश से बंधा हुआ, इधर असम से बंधा हुआ, यह जो देश है उसको भूटान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूटान कहते हैं। तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है जो भूटान देश है। ठीक है, और इसको जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम अपनी सीमा जो है इस भूटान देश के साथ साझा करते हैं, और सबसे अधिक जो सीमा साझा होती है वह बांग्लादेश के साथ होती है, और उनमें भी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वह कौन सा है, तो उसको जो है नाइजीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइजीरिया। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो नाइजीरिया सर्वाधिक धनी आबादी वाला देश है, कहाँ का, तो अफ्रीका महाद्वीप का। इसके पश्चात जो है इथोपिया आता है। ठीक है, और जो है मिस्र का स्थान क्रमशः तृतीय है, तीसरा है। यह पहला जो है नाइजीरिया है, दूसरा इथोपिया है, और तीसरा जो है वह किसका है, तो मिस्र का है। तो यह तीसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है। तो भारतीय मुद्रा में जो है 2000 रुपये के जो नोट का आकार है वह 66 mm इंटू 166 mm है, यानी कि जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का जो आकार है वह 66 mm से लेकर 166 mm, ठीक है, जो चौड़ाई है 66 mm है और जो लंबाई है 166 mm है। ठीक है, इसके पीछे जो आकार बना हुआ है वह मंगलयान का आकार बना हुआ है, और इस नोट का जो बेस कलर है उसको मेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मेजेंटा कहते हैं। और इस 2000 रुपये के नोट को तो बंद ही कर दिया गया है, आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से जो है कौन आसियान का, ठीक है, आसियान
नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह है भारत। तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं, कितने हैं? तो आसियान में 10 सदस्य देश हैं, उनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार तथा कंबोडिया हैं। और जो आसियान है इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है उसको क्रीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीपर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ये सभी वायरस है, आई लव यू, ब्लास्टर, सैसर, ये सभी वायरस है, कंप्यूटर वायरस हैं। तो ये आप इसको याद रखें। तो क्रीपर जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है। यह बॉब थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा 1971 में, कब? 1971 में जो है बनाया गया था। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको कंप्यूटर की कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो 21 जून है इसको तो आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो जो 31 अक्टूबर है यहाँ पर हम बात करें तो 31 अक्टूबर, तो इसकी शुरुआत जो है किसकी? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सन 2014 में की थी। भारत की राजनीति के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है। ऐसा कौन सा पुलिस बल है? तो ऐसा जो पुलिस बल है उसको असम राइफल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? असम राइफल्स कहा जाता है। उत्तर पूर्व कह रहा है, उत्तर पूर्व में तो आपका वही 7 क्वींस होगा, 7 राज्य होंगे, जिनमें सबसे प्रमुख राज्य देखा जाए तो असम ही है। तो यहाँ पर असम राइफल्स आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, असम राइफल्स की गठन जो है या स्थापना कब होती है? तो 1835 में होती है असम राइफल्स की स्थापना। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है शिलांग में स्थित है एवं जो है यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। कौन? असम राइफल्स। और इसमें कुल 46 बटालियन है। कितनी? 46 बटालियन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी होता है वह करेक्ट हो जाता है। रूमी दरवाजे से उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है पुलिस बल का, ठीक है, उसको स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। कहाँ से? तो रूमी दरवाजे से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्थित जो रूमी दरवाज़ा है यहाँ से ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। और यह जो है 60 फीट, ठीक है, 60 फीट ऊंची रूमी दरवाज़ा जो है लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण जो है नवाब आशफुद्दौला, ठीक है, नवाब आशफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी के मध्य में करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से जो है कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, 60 वर्ग किलोमीटर हापुड़ का। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वह है लखीमपुर खीरी, और इसका जो क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सुरहाताल पक्षी विहार जो है वह बलिया में अवस्थित है। कहाँ पर? तो बलिया में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। और बेंती जो है वह प्रतापगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका है करेक्ट है। तो सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यह ताल जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी। और यह जो है 34.32,
ठीक है। 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो सुरहाताल पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित है, तो एटा में स्थित है। और साडी पक्षी विहार जो है वह हरदोई में स्थित है। और जो है बेंती पक्षी विहार जो है वह प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं। तो कृत्रिम अंग कहाँ पर बनते हैं, तो वह कानपुर में बनते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। ठीक है। तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी कि जो है अलिम्को का जो है वर्ष 1972 में, कब, वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसका मुख्यालय जो है कानपुर है। और यहीं पर जो है दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। तो सिराजे हिंद जो कहा जाता है वह जौनपुर को कहा जाता है। किसको, जौनपुर को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो मध्यकाल में जो है जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए इसे सिराजे हिंद कहा जाता था। शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। अटाला मस्जिद भी कहाँ पर स्थित है, तो जौनपुर की एक प्रसिद्ध इमारत। कौन सी मस्जिद, तो अटाला मस्जिद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो ऑप्शन डी है करेक्ट है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो उस कोड को कहते हैं HSN कोड। ठीक है। क्या कहते हैं, HSN कोड कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है। क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है HSN का फुल फॉर्म। ठीक है। तो GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए HSN कोड का उपयोग किया जाता है। और यह जो है हर वस्तु की बिक्री का सही वर्गीकरण और उन पर लागू टैक्स की दर को सुनिश्चित करने का कार्य करने के लिए बनाई गई है HSN कोड जो होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से जो है किसको है। तो आर्थिक समीक्षा को तैयार करना और प्रकाशित करने का जो दायित्व है वह वित्त मंत्रालय को प्राप्त है। किसको, तो वित्त मंत्रालय को। तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है बेमेल विकल्पों को चुनना है। तो देखिए पृथ्वी ग्रह है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, लेकिन ये जो चंद्रमा है ना यह उपग्रह है। किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। पृथ्वी का एकमात्र ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं। पहला है बुध और आखिरी है वरुण। ये आप जरूर याद रखें। यानी सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है, बुध है, और सबसे दूर कौन है, तो वरुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है। ऋतु प्रवास किया करती है, ऐसी कौन सी जनजाति है। यानी मौसम बदलने के बाद, ऋतुएं बदलने के बाद वह जनजाति प्रवास कर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ऐसी कौन सी जनजाति है, उसको भूटिया या भोटिया जनजाति कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास किया करती है। भूटिया जनजाति जो है समुदाय अधिकांशतः पर्वतीय स्थलों पर निवास करते हैं, जो भूटिया जनजाति के लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से जो है किस नदी पर निर्मित है। तो कालागढ़ बांध जो है वह रामगंगा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है। कालागढ़ बांध को जो है रामगंगा बांध भी कहा जाता है और यह बांध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भीतर में स्थित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा राज्य है वह है कर्नाटका। कौन सा है, तो कर्नाटका। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। तो भारत का कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख राज्य कर्नाटक है। भारत में रोबस्टा तथा अरेबिका 2 प्रकार की कॉफ़ी की किस्में पाई जाती हैं। ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। तो जो उत्तर मेरूर शिलालेख है यह जो है चोल वंश से संबंधित है। किससे? तो चोल वंश से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख चोल वंश से संबंधित है। चोल राजवंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो उसका नाम क्या है? जहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म दोनों की तीर्थ स्थली स्थित है तो उसका नाम है कौशाम्बी। क्या है? तो कौशाम्बी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो कौशाम्बी जो है बौद्ध तथा जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। गौतम बुद्ध के समय कौशाम्बी भारत के सबसे महत्वपूर्ण तथा समृद्ध शहरों में से एक था। वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वह कहाँ थी? तो कौशाम्बी में ही थी। ठीक है, किसकी? वत्स जो महाजनपद था। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा आत्मकथा जो है वह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट है। तो बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी को जो है मुगल सम्राट बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। ठीक है, पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था। तो यह जरूर प्रश्न किया जाता है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने और पायंदा खां ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो उसका जो नाम है उसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध कहते हैं। और जो बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता जो है इनमें कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ऐसा किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। क्या कहा था? क्या कि आधुनिक इतिहासकार जो वीडी सावरकर थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। ठीक, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 है वीडी सावरकर की एक प्रमुख पुस्तक है। क्या है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ऐसा कौन सा अधिनियम है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर कब? 1 अक्टूबर जो है 1937 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। ऐसा कौन सा विषय है? तो जो जनगणना होता है यह समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, जो जनगणना है यह संघ सूची का विषय है। किस सूची का? तो संघ सूची का विषय है जो जनगणना है। ठीक है, और शिक्षा, वन तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर केंद्र और जो है राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 30 है। ठीक है, अनुच्छेद जो 30 है यह अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वह 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से जो है कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और जेबी कृपलानी किस पर थे? तो जेबी कृपलानी को जो है मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एचडी मुखर्जी को, ठीक है, एचसी मुखर्जी को क्या बनाया गया था? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? तो एचसी मुखर्जी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सी एसआई इकाई है? किसी पदार्थ की यदि मात्रा मापनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? किस एसआई पद्धति का? तो मोल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। मोल पदार्थ की मात्रा मापने में प्रयोग होती है। जो केल्विन होता है यह ताप का एसआई मात्रक होता है। जो मीटर होता है यह लंबाई को मापने की इकाई होती है। और जो कैंडेला होता है यह ज्योति तीव्रता मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो यहाँ पर जो है जो क्रोमियम है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला क्रोमियम धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अपशिष्ट जल में क्रोमियम होता है जो बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाता है और जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, सी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम उसको क्या कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक, विटामिन B1 के जो स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, गेहूं, सोयाबीन, चावल आदि। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से जो है क्या आता है? तो नपुंसकता आती है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से जो है जो रक्त का थक्का है ना यह नहीं बन पाता है और खून बहता रहता है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रदान किया था? अष्टक सिद्धांत प्रदान किया था, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है? तो उसको जो है जॉन ल्यूलैंड्स कहते हैं। ठीक है, जॉन न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक सिद्धांत प्रदान किया था। तो ब्रिटिश रसायन जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने वर्ष 1865 में, कब? वर्ष 1865 में जो है अष्टक सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण जो होते हैं समान होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डेली प्रैक्टिस सेट जो जीके जीएस का है शाम 5 बजे कंप्लीट होता है। और यह सेशन जो होता है 38 प्रश्नों का होता है, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ होता है। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।